हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। है ना? आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज का टॉपिक है वो है डिजिटल फ्रॉड के बारे में। आपको भी कहीं न कहीं किसी टाइप का कॉल आया होगा जो आपसे क्या है, या तो यूपीआई या ओटीपी पिन या गूगल पे फोन पे से रिलेटेड क्या होता है, जो फ्रॉड होते हैं, जो पैसे की ठगी होती है, उसके बारे में। आपको भी आया होगा, मुझे भी आया है, तो सबको आया है। तो इसलिए यह इस जो ये जो आर्टिकल है वो काफी चर्चा में है। पहले समझ लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की एक हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि पिछले 3 वर्षों में डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी कितना हुआ है, 1.25 लाख करोड़, यानी 1.25 लाख करोड़ रुपए का क्या हुआ है, डिजिटल फ्रॉड हुआ है। आप समझ रहे हैं। और भी डाटा है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में 2023 में साइबर अपराध के परिणाम स्वरूप 66, यानी लगभग कितना है, 66.66 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जिसमें क्या है कि 4850 जो मामले हैं वो दर्ज भी है, यानी केस भी हुआ है। नेक्स्ट है, एक और है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल के अनुसार 2023 में डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी के पीड़ित द्वारा कम से कम 10,319 करोड़ रुपए का नुकसान होने की सूचना मिली थी। यानी बेसिकली डिजिटल जो फ्रॉड है वो बहुत ज्यादा हो रहा है ना। इस टाइप के लोग होते हैं जो कैमरे के पीछे होते हैं और यही लोग क्या करते हैं, डिजिटल फ्रॉड करते हैं। तो हम इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि इससे हमें कैसे बचा जा सकता है ना। और यदि आपको इस टाइप का फोन आता है तो आपको क्या करना चाहिए, है ना, किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति के पास जो है वो फ्रॉड हो चुका है, पैसे की ठगी हो चुकी है, तो उसे हम कहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, यानी केस दर्ज कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये सारे बातें हम इसमें करेंगे। ठीक है। पहला चीज तो यही समझते हैं कि धोखाधड़ी ये धोखा करता कैसे है। आपको किस चीज का ध्यान रखना है। पहला, पीड़ित को पैसे भेजने के लिए राजी करना। ये कैसे राजी करता है कि आपके यहाँ हम टावर गड़वा देंगे, आपको ये लॉटरी फंस चुका है, आपको पहले 2500 रुपये भेजना होगा, तब हम आपको 25 लाख रुपए भेजेंगे। तो उस टाइप से ये क्या करता है, राजी करवा लेता है। या नकली कोई व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया द्वारा उन्हें अधिक रिटर्न का झूठा वादा करता है ना। कि आप फेसबुक पर वैसा ऐड चलते रहता है, आप एविएटर खेलिए और रातों रात लाखपति बनिए, है ना। तो इस टाइप का भी चलता रहता है। क्लियर है। पीड़ित से क्या होता है, यूपीआई आईडी पूछ लिया जाता है, व्यक्तिगत पहचान संख्या यानी पिन, है ना, जो एटीएम पिन होता है, और या ओटीपी मांगता है, वन टाइम पासवर्ड, या इंटरनेट बैंकिंग अगर आप यूज करते हैं तो आईडी पासवर्ड मांग सकता है ना। या फिर किसी अन्य ऐप और वेबसाइटों को इसका उपयोग करके और बिना पैसे ट्रांसफर किए पीड़ित ज्ञान देना नहीं होता है। क्योंकि 2500 रुपए क्या होता है कि 25 लाख रुपए हम क्या करेंगे, आपको केबीसी में फंस चुका है ना। और आपको क्या करना है, 2500 रुपए भेजना है, ट्रांस किसके लिए, ट्रांसपोर्ट चार्ज। तो इस टाइप का भी जो चीजें होता है वो क्या होता है, इस टाइप से ठगी किया जाता है। दूसरा है, कार्ड की जानकारी लेकर कि पीड़ित से ओटीपी साझा करने के लिए राजी किया जाता है, जो हम पहले भी बात किए। तो इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब धोखाधड़ी को कैसे रोका जा सकता है। धोखाधड़ी रोकने के लिए दो उपाय है, दो तीन व्यक्ति हैं। एक तो है गवर्नमेंट, वो क्या कर रही है। दूसरा है जो ऐप मालिक है, जैसे कौन सा, जैसे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, इसको क्या करना चाहिए। तीसरा है आरबीआई, है ना, और चौथा है बैंक। तो इन सब लोगों को क्या करना है, कदम उठाना है। और नेक्स्ट है जिनके साथ हुआ है, यानी हम लोग, आम लोग, है ना, इनको भी क्या करना है, ध्यान रखना है। क्लियर। जिस प्रकार गूगल खाते किसी नए डिवाइस में लॉगिन करने की अनुमति नहीं देते हैं जब तक कि पूर्व द्वारा अनुमति ना दी गई हो, है ना। यानी गूगल खाता कैसे खुलता है, जब तक आप क्या करेंगे, परमिशन नहीं देंगे तब तक दूसरे जो डिवाइस में है वो नहीं खुलेगा।
है ना। यानी वित्तीय संस्थानों को अपने ऐप में इस सुविधा को दोहराने के लिए अनिवार्य होना चाहिए। यानी जितना भी जो पेमेंट से रिलेटेड जो सुविधा है, चाहे पेटीएम है, गूगल पे है, उसमें भी इस टाइप का सुविधा होना चाहिए कि जब तक लोगों से परमिशन ना ले जिनका है, तब तक क्या है कि दूसरे डिवाइस में खुलना ही नहीं चाहिए। दूसरा है स्क्रीन शेयर सुविधा असक्षम होनी चाहिए, है ना। कि अगर आप क्या है कि कोई ऐप यूज कर रहे हैं जैसे पेटीएम, तो पेटीएम का जो स्क्रीन शेयर की जो सुविधा है वो नहीं होना चाहिए। खासकर जो फाइनेंशियल ऐप है ना, उसका नहीं होना चाहिए। जैसे बैंकिंग और वित्तीय ऐप को अपने ऊपर चलने के लिए स्क्रीन शेयरिंग को असक्षम करना होगा। क्लियर। बैंक विवरण में सभी बैंकों, एनबीएफसी को समझने योग्य डेटा प्रदान करना अनिवार्य होगा। बेसिकली क्या होता है कि आप एक अच्छा डाटा दीजिए ताकि आम लोग भी क्या करें, समझ सके, है ना। आप मोटा मोटी क्या करते हैं, संख्या डाल देते हैं, उससे व्यक्ति को समझ में भी नहीं आता है ना। तो साफ साफ लिखिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे लोगों को हम क्या करें, अवेयरनेस फैलाया जाए। क्लियर है। दूसरा है कि अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान, यानी IMEI दर्ज होनी चाहिए। आप देखेंगे कि जो भी लोग डिजिटल करता है, फ्रॉड करता है, अगर फोन कर रहा है तो उनके पास तो ये क्या होता है, फेक सिम होता है ना, किसी के भी नाम पर। लेकिन आप सोचिए कि उसमें फेक सिम के जगह पर हम क्या करेंगे, IMEI नंबर को ही ट्रेस कर लेंगे, तो क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। तो यही चीज यहाँ पर बोला कि सभी बैंकिंग और वित्तीय एप्स के लिए उपयोग किए जा रहे डिवाइस, जो भी डिवाइस यूज हो रहा है, उसका क्या होता है कि IMEI विवरण सहेजना अनिवार्य होगा, है ना। ये पता चल जाए कि कौन सा IMEI नंबर से कॉल आया है ना। अभी क्या होता है, सिर्फ नंबर पता होता है और नंबर फेक होता है। जलसाज नकली मोबाइल नंबरों, नकली बैंक खातों का उपयोग करते हैं, जो गुमनामी बढ़ाने और एजेंसियों को उन पर मुकदमा चलाने से रोकने के लक्ष्य के साथ विभिन्न राज्यों में फैले होते हैं। कहीं से भी करते हैं, लेकिन अगर IMEI नंबर अगर हो तो वो बच नहीं सकता है। क्लियर है। अब यहां समझते हैं कि सरकार ने क्या कदम उठाया है कि जो डिजिटल फ्रॉड को क्या करना है, रोकना है। क्लियर। एक है डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। किसने शुरू किया है, ये शुरू किया है दूर संचार विभाग द्वारा विभिन्न हितधारकों यानी आम लोगों के बीच वास्तविक समय की खुफिया जानकारी साझा करने, यानी जिस समय आपको क्या हुआ है, फ्रॉड हुआ है, उसकी जानकारी, सूचना विनिमय, सूचना को ट्रांसफर करना, समन्वय के लिए एक सुरक्षित और एकीकृत मंच के रूप में विकसित की गई एक पहल है। क्लियर है। दूसरा एक है चक्षु सुविधा। यह संचार सारथी पोर्टल है, पर एक नई शुरू की गई सुविधा है जो नागरिकों को कॉल, SMS, व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त संदिग्ध धोखाधड़ी संचार की सक्रिय रूप से रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है ना। यानी अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुआ है तो ये क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। क्लियर है। केंद्र सरकार ने शिकायतकर्ताओं को नेट और ऑनलाइन धोखाधड़ी सहित सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल भी लॉन्च किया है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ क्या हुआ कि साइबर फ्रॉड हुआ है तो वो कहाँ पर केस कर सकता है, कहाँ पे रिपोर्ट कर सकता है, तो कहाँ कर सकता है, वह राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल। चाहे आपका ऑनलाइन धोखाधड़ी हुआ है या ऑफलाइन भी हुआ है, तब भी जनरली ऑफलाइन के तो हम बात ही नहीं करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी क्या होता है, समय समय पर क्या होता है, दिशा निर्देश जारी करता है ना, ताकि जो डिजिटल फ्रॉड है वो कम से कम हो। क्लियर है। इतना बात तो आपको समझ में आ गया कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखना है। निष्कर्ष में हम क्या बोल सकते हैं, निष्कर्ष में हम यही बोल सकते हैं कि जितनी भी कंपनियां हैं, फिनटेक कंपनियां हैं, है ना, चाहे गूगल है, फोन पे है, और टेलीकॉम कंपनियां हैं जैसे मोबाइल, है ना, जियो है, एयरटेल है, उद्योगों को अपनी तकनीकी में कुछ निवारक कदम उठाने होंगे और इस तरह की डेटा प्रदान करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए जिससे वह त्वरित जांच हो, है ना, रोकथाम, पता लगाना, पुनर्प्राप्ति
और सजा अधिक प्रभावी हो। यानी इसको इस कंपनियों को कुछ ऐसा हो कि जब उस ऐप से या उस जो कंपनियां है जो सिम है चाहे जियो हो उसको पता कर ले कि कहाँ पर वो क्या है चालू है या कैसे यूज कर रहा है ना, उसका पता होना चाहिए। डेटा का तेज उपलब्धता से अखिल भारतीय गिरोह को पहचान करना और उसे दोषी ठहराना आसान हो जाएगा। जैसे अभी हमारे यहाँ 4G चल रहा है, तो 5G चलेगा तो क्या होगा कि और उसको पकड़ना हमें क्या होगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि नेट सभी जगह बहुत फास्ट चलेगा। जिससे क्या है कि जो ठग है यानी साइबर जो फ्रॉड है उसको हम रोक सकते हैं। क्लियर है? तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।